हेलो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म बाराबंकी जीकेएस कोचिंग। और जैसा कि आपको मिल गया होगा कि एसएससी इंग्लिश का जो एसटी होती है हम लोग यहाँ एवरी सैटरडे उसका डिस्कशन होता है। और आज एसटी नंबर 88 जो आपके स्क्रीन पर देखिए कैप्शन लगा हुआ है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एसटी। द फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ प्रोफ्लिगेट। देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोफिलिगेट। अब देखिए इसका अगर हिंदी मीनिंग आपको पता है कि प्रोफिलिगेट मीन्स होता क्या तो आप आसानी से कर लेंगे। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है अपव्यय या हिंदी में कहें तो फिजूल खर्च। अब चाहे वो पैसे का हो या किसी और वस्तु का हो, अगर आप उसको बर्बाद करते हैं या उसका इस्तेमाल ऐसा करते हैं कि वो सही यूज में नहीं है, जिसको आप एक वर्ड में मिसयूज भी कह सकते हैं, तो उस सेंस में प्रोफ्लिगेट वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए टॉकेटिव तो नहीं होगा, बातूनी होता है, अनकन्वेंशनल नहीं होगा, जो कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक ना हो, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है, और ये देखिए मिला आपका आंसर वेस्टफुल। तो प्रोफ्लिगेट मतलब होगा वेस्टफुल, जैसा कि मैंने हिंदी बताई, इसका मतलब अपव्यय या फिजूल खर्च होता है। पहला सेंटेंस हो गया आपका कि फर्स्ट का डी आंसर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कंटेम्पलेटिव। अब देखिए वर्ड आपको लिखा है कंटेम्पलेटिव। अब अगर इस वर्ड की आप हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति अचिंतनशील हो, यानी कि अचिंतनशील, उसे कहते हैं कंटेम्पलेटिव। नहीं चिंतनशील, सॉरी आ नहीं होगा, नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ गलत हो रहा है इसमें। चिंतनशील होता है। चिंतनशील कंटेम्पलेटिव का मतलब जो विचारों में डूबा रहता है या खोया रहता है उसके लिए आता है, क्योंकि हमें इसका एंटोनिम बताना है ना। एंटोनिम का मतलब अपोजिट। तो कंटेम्पलेटिव का मतलब विचारों में डूबा हुआ या खोया हुआ इंसान। तो इसका अगर सिनोनिम देखें तो होगा थॉटफुल या पेंसिव, लेकिन हमें इसका चाहिए एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। अब अगर विस्टफुल देखें या नम्ड देखें, अनरिफ्लेक्टिव देखें और अराउज, ये 4 वर्ड्स हैं जो आपके स्क्रीन पर लिखे हैं। अब इनको अगर आप एक एक करके देखें तो वेस्टफुल का मतलब होता है चिंताग्रस्त। अगर इसका मीनिंग आप चाहें तो मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है चिंताग्रस्त, कोई चिंता से पीड़ित है। नम्ड का मतलब होता है हिंदी में सुन्न, नहीं जिसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता, सुन्न होता है। और अराउज्ड का मतलब होता है उत्तेजित। ओके, अब कौन सा बचा है आपके पास? अनरिफ्लेक्टिव। देखो भाई रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जैसे आप किसी बात पर अपना रिफ्लेक्शन यानी कि सोचते विचार करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए अन लग गया। तो अन लग गया इसका मतलब अचिंतनशील, यानी जो बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं, सोचते नहीं हैं, उनको अनरिफ्लेक्टिव कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, चलिए थर्ड सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन है आपका, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें, और वर्ड है आपके लिए रिकॉग्निजेंस। अब देखिए इसका जो करेक्ट स्पेलिंग बताऊं कौन सी है। पहली चीज, इसमें डबल एन और डबल एस दोनों आएंगे। अब ऐसा किसमें है, देखो इसमें एन एक है, एस 2 है, इसमें सी 2 है, ये है आपका वर्ड रिकॉग्निजेंस। दिस इज द करेक्ट। डबल एन ए आई, डबल एस ए एन। रिकॉग्निजेंस का मतलब होता है सैनिक पर्यवेक्षण, यानी जैसे आप देखते हैं जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर हमला करती है तो पहले वो देखती है कि उसकी सीमा में, मतलब जो दुश्मन की सीमा में कौन कौन से सैनिक कितनी दूरी पर और कितनी संख्या में है, और कौन कौन से मिसाइल से फिर लगा रखे हैं उसने। तो ये जो पूरा सैनिक पर्यवेक्षण होता है उसको रिकॉग्निजेंस कहा जाता है। सी ऑप्शन टिक करना, थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4, 5, 6, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। चलो भाई पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है वन शुड कीप हिज वर्ड, बड़ा आसान है।
आप सबने पढ़ा होगा कि ONE1 को जब आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो इसको कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसको? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इनडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, यानी ये ऐसा प्रोनाउन है जो कि किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी नहीं देता है। और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है हिज। हिज आपको पता है ये ही का पॉजिटिव केस होता है, और ही का मतलब ये जेंडर कौन सा हो गया? मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन हो गया, लेकिन यहाँ से सब्जेक्ट अभी जो है तो आपको ये पता नहीं है कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो उस केस में जब आप वन का बनाएं क्या पॉजिटिव, तो बनाइएगा ONE', ये बनेगा इसका। ठीक है, तो हिज हटा करके यहाँ पर वंस आएगा, तो बी पार्ट में मिस्टेक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नंबर 5 है इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट ऑफ अ स्टोन। देखो भाई इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि इफ यू टर्न द कॉर्नर, फर्स्ट फॉर्म लिखी है यू विल फाउंड, ये प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर। क्या आपको पता है कि विल एक मॉडल होता है, और विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, जो 10 मॉडल्स होते हैं, इनके बाद अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। तो फाउंड की जगह यहाँ पर होना चाहिए था फाइंड। ओके, तो इसमें आपकी गलती किस पार्ट में है? यू विल फाइंड, बी पार्ट में मिस्टेक। नेक्स्ट है हिज अपीयरेंस बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजिन। यहाँ पर योर लिखा होगा, YOUR। YOUR, योर कजिन लिखा हुआ है। अब देखिए हिज अपीयरेंस, यहाँ पर हिज अपीयरेंस, ये कौन सा केस हुआ? पॉजिटिव। बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजिन, यहाँ पर योर कजिन्स में COUSIN ये लिखा है आपने, और इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे तब ये सही होगा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब उसका जो देखने का नजरिया है, अपीयरेंस है, बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, उसका किसके साथ हूबहू मिलान होता है? टू योर कजिन, कजिन से नहीं, कजिन का। तो कजिन का के लिए का की के जो होता है उसको अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बनाया जाता है। तो यहाँ पर योर कजिन में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा तो ये सेंटेंस बनेगा सही। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। लिखा है द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब देखिए जहाँ कॉन्ग्रेचुलेट आ जाए वहाँ पर प्रपोजिशन हमेशा याद रखो, ऑन आती है। इसका एक दूसरा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑन, ये आप याद रखिए। ठीक, तो 7th का ए ऑप्शन टिक कर लीजिए। 8th में द बॉयज वर, अब यहाँ पर बॉयज वर लिखा है, ठीक है, तो वर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म कहाँ लिखी है? डिलाइटेड में, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है। तो द बॉयज वर डिलाइटेड टू हियर। ठीक है, वॉज वर्ब के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनडी लगाओ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, या फिर वॉज वर्ब को अगर आप बी की फॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके बाद या तो कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव। तो यहाँ पर डिलाइटेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए डिलाइटेड वर्ड सही है। ठीक, ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, द रिवॉल्टिंग प्लेयर्स एंड द गेम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्ड डिस्कशन टू रिजॉल्व द पेमेंट डिस्प्यूट। अब यहाँ पर देखो एक शब्द आया डिस्प्यूट, कौन सा? पेमेंट, यानी भुगतान को लेकर के उनके बीच में विवाद है। तो प्लेयर्स कैसे हैं? रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग मतलब उन्होंने विद्रोह कर दिया कि वो नहीं खेलेंगे। और गेम्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी वो जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उसके जो आयोजक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो चलाने वाले हैं, उनके बीच में क्या हुआ है? डिस्कशन हुआ है।
किस लिए? टू रिजॉल्व द पेमेंट डिस्प्यूट। रिजॉल्व का मतलब समस्या का हल निकालना। तो समस्या का हल निकालने के लिए जब डिस्कशन होगा तो वो कैसा होना चाहिए? साइलेंट? नहीं, साइलेंट तो नहीं होगा, ऑब्लिगेटरी भी नहीं होगा, जरूरी नहीं। अब दो बच रहे हैं, अननेसेसरी। अगर डिस्प्यूट का हल निकालना है तो अनावश्यक क्यों होगा? क्या होगा वो? प्रीलिमिनरी होगा। हो सकता है जैसे आप प्री का एग्जाम देते हैं फिर मेंस देते हैं, वैसे ही प्री मतलब पहले, यानी कि फर्स्ट राउंड की एक मीटिंग हुई, उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई, फिर सेकेंड राउंड की मीटिंग होगी, फिर थर्ड, फिर फाइनली उसका हल निकल आएगा। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन के बाद 10th पे आ गए हम लोग। इसमें इडियम एंड फ्रेज करनी है, बड़ा आसान सवाल होता है और हर एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, एज यू नो। वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड मीन्स जंगली, चेज मतलब पीछा करना। इसको हिंदी में कहते हैं जंगल में हिरण का पीछा करना। तो बताइए, जंगल में अगर आप हिरण का पीछा करेंगे तो कौन जीतेगा? जीतने का मतलब आप तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपका वो घर नहीं है, जंगल का वो घर है, उसको पता है कि कहाँ पर कैसे टर्न करना है। तो वाइल्ड गूस चेस का मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखें तो आप एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसका फल निरर्थक है, यानी कोई फल नहीं मिलने वाला है। अब बताइए कैसा ऑप्शन होगा इसमें? ऑनेस्ट एफर्ट नहीं हो सकता, एडमायरेबल नहीं है, पावरफुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा था अ फूलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी एक मूर्खतापूर्ण, अनप्रॉफिटेबल जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब जिसका कोई फायदा ना हो, आप वो काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। हिंदी में एक शब्द में कहें तो निरर्थक प्रयास। स्मेल अ रैट, फाइन। स्मेल अ रैट, कभी कभी आपने देखा होगा लोग कहते हैं स्मेल अ रैट, इसका क्या मतलब है? कि बैड स्मेल आ रही है? नहीं, ये गलत जवाब है। मिसअंडरस्टैंड नहीं, ये भी नहीं होता है। सी हिडन मीनिंग नहीं, इसका मतलब सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। इसको हिंदी में कहा जाता है, कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्मेल द रैट। ठीक, यानी आपको कुछ ऐसी चीज पता चली है जिस पर आपको क्या है? सस्पेक्ट मतलब संदेह है। अ लाइव वायर। वायर मीन्स तो आप जानते हैं, वायर मीन्स जो इलेक्ट्रिक वायर होता है। लाइव का मतलब उसमें करंट है, जीवित है। अब देखिए ऐसा वर्ड किसमें बड़ा आसानी से हमको मिल गया, देखो यहाँ मिला है लाइवली एंड एक्टिव, यानी ये उस पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही जिंदा दिल हो, एक्टिव हो, उस सेंस में आता है। तो लाइव वायर जहाँ पर होगा वहाँ पर हिंदी में जिंदा दिल और ऊर्जावान जिसको आप कहें, तो लाइवली एंड एक्टिव, ये इसका आंसर टिक कर लिएगा 12th का बी। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसमें 13 से लेके 15 तीन क्वेश्चन है, 13, 14, 15। लिखा है द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ सोवरियन। क्राउनिंग का मतलब होता है मुकुट, क्राउन मीन्स, और क्राउनिंग का मतलब हिंदी में कहते हैं जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उनका राज्याभिषेक जो होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है कोरोनेशन। ये याद करना पड़ेगा आपको भी। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक। फेलिसिटेशन का मतलब होता है किसी को बधाई देना, सम्मान देना। प्रमोशन मीन्स होता है आगे बढ़ाना, और इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करना। तो इसके 3 ऑप्शन कट गए, कौन सा सही हुआ? ये हुआ। तो 13 का सी टिक कर लेना। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक। One who tends to patronize, rebuff or ignore people regarded as social inferiors and imitate, admire people regarded as social superiors. थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझिएगा। One who tends to patronize, rebuff or ignore people regarded as social inferiors, यानी जो दूसरों को inferior यानी कम समझता है, and imitate, admire people regarded as social superiors, और अपने आप को बहुत बड़ा या बहुत ही उच्च समझता है, ऐसे लोगों को कहते हैं स्नॉब। स्नॉब कहते हैं। तो याद करिएगा 14 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, स्नॉब। फॉग मीन्स धोखा होता है, कहीं और काम आएगा आपके, लिख लीजिए। फॉग मीन्स धोखा, जिसको आप बिट्रायल या ट्रीचरी भी कहते हैं, फॉग। डैंडी का मतलब जो भी नौजवान बड़े खूबसूरत होते हैं उनको डैंडी कहते हैं। और फ्रीक मतलब होती है सनक, कहते हैं तुमको सनक सवार हो गई है,
तो सनक को कहते हैं फ्रीक। तो ये कहीं और वर्ड्स काम आएंगे, देख लीजिए। तो स्नॉब का मतलब वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझता हो, समाज के दूसरे लोगों को निम्न समझता हो, यानी अपने बड़प्पन का इजहार करता है, वो स्नॉब कहलाता है। नेगेटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव नहीं मानते भाई इसको। हाँ, ये आसान है। अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल, वो कमरा जहाँ पर शवों को रखा जाता है जब तक उनका अंतिम संस्कार न कर दिया जाए, तो ऐसे प्लेस को हम कहते हैं मॉर्चुरी। मॉर्चुरी। सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान होता है, ग्रेव मतलब कब्र होती है, पायर मीन्स चिता। ये तीनों ऑप्शन आपके कट गए, कौन सा सही है? मॉर्चुरी। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, फ्रॉम 16 to 20, इसमें आपको करना है इंप्रूवमेंट। ओके, एनी एबल्ड बॉडीड मैन इज एलिजिबल फॉर द जॉब। ठीक, और इसी को अंडरलाइन किया है, एनी एबल बॉडीड मैन। यहाँ पर ये मैन नाउन है आपका, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। सी वाले में वर्ब प्लूरल है, ऑप्शन खत्म हो गया। बी वाले में वर्ब प्लूरल है, ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपको ये देखना है, यहाँ पर लिखा है ईच एबल बॉडीड मैन और यहाँ लिखा है एनी एबल बॉडीड मैन इज एलिजिबल फॉर द जॉब। एनी मतलब कोई और ईच मतलब प्रत्येक। क्यों भाई? अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा सही है। ईच मतलब प्रत्येक व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति जो एबल बॉडीड है, यानी शरीर से क्या है, वो योग्य है, वो इस जॉब के एलिजिबल है। तो इसमें डी ऑप्शन टिक करिएगा। ए गलत है, बी गलत है, सी भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा भाई इसमें। ठीक है, चलो 16 में नो इम्प्रूवमेंट होगा। 17, शी फाउंड अ वुडन ब्रोकन टेबल इन द रूम, इसमें प्रॉब्लम है। वुडन ब्रोकन टेबल, यहाँ पर एक चीज समझिए, जो ये टेबल है, टेबल किससे मिलके बनती है? वुड से, लकड़ी से। तो जिस चीज से वो मिलकर बनी है, जिसको आप मटेरियल कहते हो, वो उसके पास में होना चाहिए जब आप इस तरह के आर्किटेक्चर्स बना रहे हो। तो इसमें होगा, टेबल कैसी है? ब्रोकन है, और किसकी है? लकड़ी की है। तो ब्रोकन वुडन टेबल। टेबल क्योंकि वुड से बनी है, इसलिए वुड को टेबल के बगल में होना चाहिए, उससे पहले ब्रोकन लिखे हैं। देखो ऐसा ऑप्शन है, हाँ ए में है, वुडन ब्रोकन टेबल नहीं, ब्रोकन वुडन टेबल, ये वाला सी ऑप्शन नहीं, सॉरी इसमें एंड लगा हुआ है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन देखिए, ब्रोकन वुडन टेबल्स, बी ऑप्शन टिक करना भाई, एंड नहीं आएगा बीच में। ब्रोकन वुडन टेबल, इसमें टेबल नाउन है और ब्रोकन और वुडन ये एडजेक्टिव बनाए गए हैं, इसलिए बीच में एंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो 17 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी। 18 है, द ट्रक रंबल्ड टू अ हाल्ट एंड मैन गॉट आउट एंड रैन। रंबल्ड टू अ हाल्ट, इस यहाँ पर देखो, रंबल्ड का मतलब यहाँ पर सेंस समझिए कि ट्रक बहुत तेजी से आवाज करते हुए कहीं पर टकराया है। हाल्ट मतलब एकदम से रुक गया है और एक आदमी उसमें से निकल के भाग गया है। तो श्रीक तो होती है इंसान की आवाज, ट्रक की नहीं होती है। और स्क्रीन भी होता है मदद के लिए चिल्लाना, जो ट्रक नहीं चिल्लाएगा। तो क्या आएगा इसके लिए? स्क्रीज्ड। आप देखिए, जब ट्रक पर कोई भी आप अपनी खुद मोटरसाइकिल ही ले लीजिए, जब उसमें अगला और पिछला ब्रेक दोनों आप एक साथ लगा देते हैं तो टायर सड़क से रगड़ते हुए, चीची करते हुए रुक जाता है। यही कार में होगा, यही बस में होगा, यही ट्रक में होगा। तो तेज आवाज के साथ रुकना उसे स्क्रीज्ड कहते हैं। श्रीक मतलब श्रीक का मतलब चीखना और स्क्रीम का मतलब मदद के लिए चिल्लाना। ये दोनों ह्यूमन बींग्स के लिए हैं और स्क्रीज जो बना है वो नॉन लिविंग के लिए। ठीक है भाई। 18। अब दो क्वेश्चन और, 19 और 20। The professor asked the intruder who was he and why was he in his lecture. Okay. अब आप एक चीज देखिए, प्रोफेसर asked the intruder, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आपको पता है कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो एसर्टिव में बनाया जाता है।
और असर्टिव में बनाने का मतलब क्या हुआ, अगर हम सेंटेंस को असर्टिव लिख रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, क्यों भाई? यही तरीका होता है असर्टिव का। तो यहाँ पर देखो, हु के बाद वॉज लिखा है, फिर ही लिखा है, ऐसे ही वाई के बाद वॉज लिखा है, फिर ही लिखा है। यही चेंज करिए, वॉज को यहाँ ले आइए और ही को पहले कर दीजिए, यही इसमें करना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज, पहले मिल गया। देखो, हु के बाद ही आया, फिर वॉज, एंड वाई के बाद ही आया, फिर वॉज। तो ये ऑप्शन टिक कर लीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, और असर्टिव का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखा जाता है। करेक्ट, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर माय अंकल गोज टू ऑफिस ऑन बाइसिकल और बाय फुट। अच्छा, इसको आसान तरीका है समझने का कि बाइसिकल हो या बाइक हो तो उसके साथ हम बाई लगाते हैं, बाई बाइसिकल, और पैदल चलने के लिए हम ऑन फुट लिखते हैं। तो देखो ऐसा ऑप्शन है कहीं पर, बाई बाइसिकल और ऑन फुट, यही ऑप्शन है आपका, क्योंकि बाई बाइसिकल और ऑन फुट। तो 20 का बी। चलो, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड क्वेश्चन सेगमेंट। अभी एक पैसेज है जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, यानी इसको रीड करना है और रीड करने के बाद इसके आंसर्स करेंगे हम लोग, क्यों भाई? चलो, मैं एक बार पैसेज पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें है क्या। इसलिए वी सेट आउट फॉर द गैलोज, गैलोज वर्ड आ गया ना। चलो, बहुत से लोग ने गैलोज, मैंने क्लास में अगर पढ़ा है तो जरूर जानते होंगे। गैलोज का मतलब होता है फांसी का तख्ता, जिस पर फांसी दी जाती है, उसको गैलोज कहते हैं। The warders marched on either side of the prisoner with their rifles at each slope. Two others marched close against him, gripping him by his arm and shoulder, as though at once pushing and supporting him. वही है, किसी को फांसी देना है तो वो वार्डर्स जो वहाँ पर वार्डन होते हैं वो लेकर के उसको जा रहे हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखी हुई है, और वो उस आदमी को ग्रिपिंग हिम बाय हिज आर्म, उसको हाथ से पकड़े हुए हैं उसके शोल्डर को, और उसको ले जा रहे हैं, पुशिंग, धक्का देते हुए। The rest of us, magistrates and the like, followed behind. और उसके पीछे कौन है? मैजिस्ट्रेट्स हैं और कुछ लोग और चल रहे हैं। Suddenly, when we had gone 10 yards, 10 गज की दूरी पर हम जब जाते हैं, the procession stopped, मतलब short, without any order or warning. जैसे 10 कदम आप बढ़े तो ये जो मेला चल रहा था, प्रोसेशन, वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? A dreadful thing had happened. एक बहुत ही भयंकर या भयानक चीज होती है। क्या had happened? A dog, एक कुत्ता, come goodness knows whence, has appeared in the yard. उस यार्ड में एक डॉग कहीं से प्रकट हो जाता है, यानी appear हो जाता है। It came bounding among us with a loud volley of barks and leapt round us, wagging its whole body, wild with glee at finding so many human beings together. मतलब इतने सारे वो आदमी को देख करके वो घेरे में आ जाता है और अपनी पूंछ को हिलाता है, अपनी पूरी बॉडी को हिला रहा होता है। वाइल्ड विद ग्ली, ग्ली मतलब खुशी होता है, खुशी के साथ वो ऐसा देखता है कि इतने सारे आदमी यहाँ पर क्यों आए हैं। इट वॉज अ लार्ज वूली डॉग, वो बहुत ही बड़ा, वूली मतलब जिसके बाल ज़्यादा हो, फर ज़्यादा हो, उसको वूली कहते हैं। हाफ एरिडेल हाफ पेरिया, आधा वो एरिडेल था और आधा पेरिया, ये प्रजाति हैं, उसका नाम है। For a moment, एक पल के लिए, if pranced round us, and then, before anyone could stop it, it had made a dash for the prisoner, and jumping up tried to lick his face. कोई कुछ समझ पाता, इसके बाद उसने जंप लगा दिया और कोशिश करे कि वो जो प्रिजनर था जिसको फांसी दी जाने वाली थी, उसके फेस को वो लिक कर रहा था। लिक का मतलब होता है चाटना, जैसे वो जबान से पानी पीते हैं ना कुत्ते लोग, डॉग लोग, वैसे वो फेस को उसके लिक कर रहा था। Everyone stood aghast, हर आदमी डर गया। अगास्ट का मतलब डरा हुआ था। टू टेकन अबैक इवन टू ग्रैब एट द डॉग, और बहुत से लोग तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे और वो उस कुत्ते को ग्रैब पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ठीक भाई, चलो पैसे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के आंसर करते हैं। व्हाट वाज द टोन ऑफ द एसे एट द बिगनिंग? शुरुआत में इस लेसन पैसेज की टोन कैसी है भाई? शुरुआत में आपने यहाँ फांसी का तख्ता दिखा दिया है, राइफल्स दिखा दिए हैं, और क्या दिखा दिया है कि बंदूकधारी चल रहे हैं।
तो क्या है ये, सेलिब्रेटिव तो नहीं हो सकती है, इमोशनली भी नहीं है, लाइट हार्टेड नहीं है, ये ग्लूमी है। ग्लूमी मतलब उदासी से भरा हुआ है। क्यों है? बिकॉज उदासी का मतलब क्या हुआ इस सेंस में। जी चलिए फटाफट आंसर करते हैं। हाउ डिड द अराइवल ऑफ द डॉग चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द इवेंट, कि जैसे वो डॉग वहां पर आया उसने पूरा माहौल बदल दिया था। बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पर देखिए स्टंड लिखा हुआ है। स्टंड का मतलब वही कि उसके आने से हर आदमी क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था या चंबित हो गया था। तो यहाँ पर स्टंड आंसर होगा। तो 22 का डी ऑप्शन टिक करना है। फिर व्हाट वाज द इमोशन डिस्प्लेड बाय द डॉग, डॉग के द्वारा कौन से इमोशंस दिखाए गए थे? डर नहीं, एंगर नहीं, अलार्म नहीं, जॉय खुशी। क्योंकि वो आया था जब उस घेरे में तो वो अपनी पूंछ हिला रहा था, अपनी पूरी बॉडी हिला रहा था और उस व्यक्ति को लिक करने की कोशिश कर रहा था, और खुशी यानी कि जॉय हैप्पीनेस शो कर रहा था। ठीक है भाई। व्हाट वाज द सरप्राइजिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द डॉग, क्या चीज़ थी जिसने सरप्राइज कर दिया था उसके उस व्यवहार ने? ये बात देखिए, सभी लोग आश्चर्यचकित थे लेकिन इट लिक द प्रिजनर्स फेस, वो गया और उस प्रिजनर के फेस को लिक करा था। इसका मतलब हो सकता है कि वो प्रिजनर से जान पहचान हो उसकी या उसको वो पहचानता हो, इसलिए। हाउ डिड द ऑथर रिस्पॉन्ड टू द अपीयरेंस ऑफ द डॉग, ऑथर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? क्यों भाई, आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो ऑथर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? ऑथर लास्ट में उसने कहा था ही वॉज टेकन अबैक एज द अदर्स, नहीं समझे? दूसरों की तरह वो भी टेकन अबैक मतलब चौंक पड़ा। तो 25 का सी ऑप्शन सही है। तो देखा आपने, इस तरीके से कोई पैसेज अगर एक बार हिंदी में आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस के आंसर आपके थोड़ा सा आसान हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश करिए चीज़ों को और बेहतर बनाने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू टुमारो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।